क्या नरेंद्र मोदी इस नई भूमिका में जो नजर आएंगे? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि जब उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया गया तो आज नेशनल एग्जीक्यूटिव के एजेंडा को लेकर के और आगे होने वाले चुनाव को लेकर के और स्वाभाविक तौर पर कर्नाटक में जो हुआ उसकी समीक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी उपलब्ध होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने आने से पहले ही अपनी उपस्थिति बड़े सार्थक तौर पे अपने एक करीबी लेफ्टिनेंट अमित शाह को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनवाकर डंका पीट दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नरेंद्र मोदी नकारे गए थे कुछ साल पहले, उन्हीं को अब इसमें शामिल किया गया है मुख्यमंत्री रहते हुए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव जो है भाजपा में लोगों के ना चाहते हुए भी बढ़ रहा है और उन्हें स्वीकार करना पड़ रहा है इसे। तो स्वीकार पार्टी के लोग तो नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग सवाल है। फिर पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस का जो सवाल है, राजनाथ सिंह जी भी ये कहते हैं कि वो पॉपुलर नेता है, सबसे लोकप्रिय है, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उनको भाजपा के लोग प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन इसी वजह से उनकी जगह बनती जा रही है। अजय जी, हम वापस आपके पास लौटेंगे। अपडेट के लिए हम संतोष पाठक, हमारे संवाददाता, लगातार इस खबर पर नजर आए हुए हैं, उनका रुख करते हैं। क्या अपडेट मिल पा रहा है इस वक्त संतोष? देखिए निशांत, तकरीबन 1 घंटे हो चुके हैं और बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि जो लोकसभा में नेता विपक्ष है सुषमा स्वराज, वो अब से थोड़ी देर पहले बैठक से निकल गई है क्योंकि उनको कुछ जरूरी काम था। वो ये बोल के रही है कि वो अपनी बात जो उनको रखनी थी बोर्ड में की बैठक में वो रख चुकी हैं। और साथ ही एक बात ये भी आ रही है कि बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा। और बीजेपी नेता भी आकर 2 बजे के आसपास जो है वो अपना एक स्टेटमेंट देंगे, बाइट देंगे। लेकिन कल सुबह 11 बजे के आसपास दोनों सदनों के नेता सुषमा स्वराज, अरुण जेटली वो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी की आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। संतोष हमारे साथ रहिए। अजय जी, यहाँ पर क्या सहज मानते हैं सुषमा स्वराज निकल कर गई है और लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे थे पहले नरेंद्र मोदी, और ये भी खबरें आ रही है कि मनाने की कोशिश की गई। मैं जो बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो इस देश मंत्री बनना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि पार्टी आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की उनकी घोषणा कर दे। और उसी के तहत जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिस नरेंद्र मोदी को इस तर्क पे निकाला गया था कि मुख्यमंत्री सदस्य नहीं हो सकता पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उन्हें बनाया गया, एक दबाव के तहत बनाया गया। बात वहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने अमित शाह को बुलाया और अब जो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से वरुण गांधी से चार्ज लेकर उन्हें वेस्ट बंगाल का चार्ज दिया गया। जो महत्वपूर्ण नेता है उत्तर प्रदेश के, भाजपा के महत्वपूर्ण नेता है, और अमित शाह को वहां पे लाया जा रहा है। यहाँ पे एक बात और स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में ये सारी तैयारियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि मोदी जी न सिर्फ प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे बल्कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए अपने सबसे विश्वस्त सूत्रों को उन्होंने वहां पे बिठाया है। और जैसा कि संतोष पाठक हमारे संवाददाता हमें अपडेट कर रहे थे कि सुषमा स्वराज इस मीटिंग से किसी जरूरी काम के लिए निकल गई है। क्या इससे भी कोई जरूरी काम हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिटवीन दी लाइन पढ़े जाने की जरूरत है, लेकिन अभी थोड़ा टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी। हमें इंतजार करना चाहिए कल के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसको सुषमा स्वराज जी और जेटली जी संबोधित करेंगे और शाम तक और भी बातें छनकर आएंगी। देखिए, पार्टी में विरोधाभास है और जिस तरह से मोदी जी पूरी पार्टी के ऊपर अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। मैं आडवाणी जी के एक बयान की तरफ, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे अभी कि अप्रैल में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें आडवाणी ने ये कहा था कि सीट जीतने के साथ साथ पार्टी की नीति और पार्टी के कार्यकर्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो दबे छुपे स्वर में पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मोदी जी से सहमत नजर नहीं आता है, लेकिन उनको रोक पाने में भी असक्षम सिद्ध हो रहा है और एक के बाद एक वो अपनी मनमाने फैसले पार्टी से चाहे जिस दबाव के तहत हो करवाने में फिलहाल सफल नजर और कहीं ना कहीं लोकप्रियता भी लोगों को डरा रही होगी, खास करके उनके विरोधियों को। हमारे साथ आप दोनों बने रहिए। संतोष पाठक हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से मौजूद है हमारे साथ, इसके अलावा हमारे साथ अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मोदी के शामिल होने के मद्देनजर सभी की निगाहें इसी बैठक पर टिकी हुई हैं। मोदी पहले ऐसे सीएम हैं जिन्हें हाईकमान ने संसदीय दल में जगह दी है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। उन्होंने राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण
देश की कमान मोदी के बेहद करीबी अमित शाह को सौंपी है। जैसा कि अजय कुमार भी इस पर जोर दे रहे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। इसमें यूपी में पार्टी की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है। इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए हैं। मोदी को राजनाथ ने अपनी नई टीम में जगह दी थी। इसे मोदी के दिल्ली कूच और राष्ट्रीय राजनीति में उनके आगाज के रूप में देखा गया है। संसदीय बोर्ड में मोदी को जगह देने का मतलब साफ है कि बीजेपी मोदी की लोकप्रियता के दम पर लोकसभा चुनाव में यूपीए को पछाड़ने का मंसूबा बांध रही है। इस बैठक में रामजेठ मलानी के भविष्य पर भी फैसला लिया जा सकता है। रामजेठ मलानी बीजेपी के खिलाफ खुलकर बगावत कर चुके हैं। तो कई अहम सवाल जो इस बैठक में उठे हैं और इसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका भी काफी अहम है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष पाठक हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार। सबसे पहले संतोष पाठक का रुख करना चाहेंगे। संतोष, जो बगावती सुर है रामजेठ मलानी को लेकर, ये तमाम बातें होंगी, क्या सिर्फ गोवा ही एजेंडा में है या मिशन 2014 को भी लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल निशांत, आधिकारिक बीजेपी, जैसे कि हम प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर को सुन रहे थे, उन्होंने कि गोवा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे को तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। लेकिन सिर्फ गोवा ही एजेंडे पे नहीं है, इसके अलावा कई बातें मिशन 2014 निश्चित तौर पर एजेंडे में होगा। ये जो आपकी आज जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है और इसके बाद जो जून में कार्यकारिणी की बैठक होनी है, वो कार्यकारिणी की बैठक इस मायने में बहुत ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि उसके बाद ही कई राज्यों के चुनावी तारीखों की घोषणा हो सकती है और फिर कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। तो चुनाव में किस तरह से उतरा जाए, इसकी रणनीति पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी, जो उसका जिक्र अभी कहीं नहीं आया है और पहले ये कहा गया था कि हो सकता है कि इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो है वो नरेंद्र मोदी को बनाया जाए, तो इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाने पर भी निश्चित तौर पर इसमें चर्चा होगी। और जैसा कि रामजेठ मलानी का आपने जिक्र किया, कई और नेताओं के जिक्र किए, वो सब भी चर्चा के एजेंडे पे होंगे। और एक सबसे बड़ी बात निशान जो मैं यह बताना चाहूंगा कि एनडीए प्लस, जो लालकृष्ण आडवाणी लगातार कह रहे थे, अभी तालकटोरा स्टेडियम में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सत्ता में आना तो एनडीए प्लस की बात हमें करनी होगी, यानी एनडीए में और सहयोगी दलों को शामिल करने की बात होगी। तो ये भी एक एजेंडे पे है कि आखिर कौन कौन से ऐसे दल है जिसको हम एनडीए के बैनर तले लेकर आ सकते हैं। संतोष, थोड़ी देर के लिए रखना चाहेंगे, मनीष तिवारी प्रेस को संबोधित करें, उन्हें सुनते हैं। और 5वां अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते। और अगर आप इन 5 मापदंडों पर यूपीए सरकार का मूल्यांकन करो तो पिछले 9 वर्ष में ये देश मजबूत हुआ है, देश में विकास हुआ है, देश और सुदृढ़ हुआ है, देश की जो एकता और अखंडता है वो और मजबूत हुई है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि खामियां नहीं रही होंगी और जहां पर जरूरत पड़ी है यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई भी की है, पर एक इसको व्यापक दृष्टिकोण में देखा जाए या एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2004 के बनस्पत 2013 में भारत और मजबूत हुआ है। Whenever you benchmark a government, it is essentially done on 5 parameters. The first is political stability. The second is social cohesion. तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे मनीष तिवारी और महिमा मंडन कर रहे थे। शायद प्रतिक्रिया है ये प्रकाश जावड़ेकर ने जो कुछ भी कहा यूपीए सरकार को लेकर। अजय जी, आपने भी सुना, क्या प्रतिक्रिया आती? नहीं, मनीष तिवारी जी बिल्कुल अपने, देखिए बात है कि देश चुनावी पूरी तरह से तैयार है, तो स्वाभाविक है कि दावे और प्रति दावों का दौर जारी हो जाएगा। अगर भाजपा आपकी तैयारी कर रही है तो कांग्रेस को उसका जवाब देना है। कांग्रेस अभी कहीं न कहीं कर्नाटक की जीत से आने वाले भविष्य को लेकर के आश्वस्त है और एनडीए को उसकी तैयारी करनी है। यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है कि एक सर्वे आज आया है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा और उस सर्वे के मुताबिक चाहे एनडीए या यूपीए जी दोनों ही कोसों दूर नजर आते हैं सरकार बनाने की जादुई आंकड़े तक पहुंचने में। यानी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एजेंडा क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, लेकिन कहीं न जाइएगा, कुछ और खबरें आपके लिए छोटे से